आज की वीडियो में हम चर्चा करें 9 ऐसे पर्सनल फाइनेंस रूल्स की जो सभी व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए, चाहे आप हाई पेइंग जॉब में हो या लो पेइंग जॉब में हो। और यदि इस रूल को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी रिमेनिंग लाइफ जो है आप बेहतर ढंग से गुजार सकेंगे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से ऐसी कोई नई जानकारी मिली हो जो पहले से आपको नहीं पता थी, या ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहला रूल है रूल 72 और रूल 1110। हालांकि ये रूल कम है, रेदर ये पर्सनल फाइनेंस के मैथ अधिक है। जब भी पर्सनल फाइनेंसिंग में हम प्लानिंग करते हैं तो एक फाइनेंशियल टारगेट पूरे करते हैं कि हमें इतने वर्षों में इतने पैसे चाहिए और हमारे पास आज के दिन में इतने पैसे हैं। हमें ये पता करना होता है कि ये पैसे जो अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के दिन में है, उस रेट के हिसाब से कितने वर्षों में ये 2 गुने, 3 गुने या 4 गुने हो जाएंगे, और उसके हिसाब से हम फाइनेंशियल टारगेट को फिक्स करते हैं। तो रूल 72 कहता है कि जो भी अप्लीकेबल रेट है उस रेट से 72 को डिवाइड कर दें, जो भी फिगर आएंगे उतने दिनों में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और रूल 1110 कहता है कि जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 1110 को डिवाइड कर दें, जो भी फिगर आएंगे उतने वर्षों में पैसे आपके तिगुने हो जाएंगे। यदि इस चीज़ को हम सिंपली ट्रांसलेट करें कि आज हमारे पास 10 लाख रुपए हैं और एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो रूल 72 के हिसाब से 72/6 इज इक्वल टू 12, यानी 10 लाख रुपए को 20 लाख बनने में 12 साल लगेंगे। रूल 1110 को यदि 6 से डिवाइड करें तो इट कम्स टू 18.33। इसका मतलब कि 10 लाख को 30 लाख बनने में 18.33 ईयर्स लगेंगे। अब जो रूल 72 था जिसमें कि 12 वर्षों में 2 गुने पैसे 10 लाख के 20 लाख हो गए, उस 20 लाख को फर्दर यदि 12 वर्षों के लिए 6% के ब्याज की दर पे यदि इन्वेस्ट फिर कर दें तो वो अगले 12 वर्षों में वो 40 लाख रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब यदि इसको समअप करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि 6% के हिसाब से आपके पैसे को 2 गुने बनने में 12 साल लगेंगे, 3 गुने बनने में 18.33 ईयर्स लगेंगे, 4 ईयर्स बनने में 24 ईयर्स लगेंगे। दूसरा रूल है 50-30-20 रूल। इस 50-30-20 रूल्स का मतलब है कि जितना भी टेक होम पे है उसका 50% आप एसेंशियल एक्सपेंसेस में खर्च करें। एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो मकान किराया, बच्चों की स्कूल फी, ग्रॉसरी, यूटिलिटी बिल्स या कुछ और इस तरह के खर्चे जिसमें आप निगोशिएट नहीं कर सकते, और इस तरह के खर्चे को हम नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं। और नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस पे अपने टेक होम पे का 50% खर्च करें। 30 का मतलब टेक होम पे का 30% आप लाइफ स्टाइल में खर्च करें। लाइफ स्टाइल का मतलब आपको बाहर खाना खाना है, आपको पिक्चर देखनी है, आपको वैकेशन में जाना है, या कुछ और इस तरह के जो आपके लाइफ स्टाइल से मैच करते हैं, उसमें आप 30% अपने टेक होम पे से अधिक का खर्च नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के फंड को या मनी को हम इंजॉयमेंट मनी बोलते हैं। इंजॉयमेंट मनी से आप इंजॉय जरूर करें, लेकिन सीमा के अंदर करें, क्योंकि सीमा के बाहर यदि अभी जाएंगे तो शायद बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 20 का मतलब टेक होम पे का 20% आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाएं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, यह वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आप इक्विटी में लगा सकते हैं, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं, या फंड ऑफ फंड या ETF, जहाँ आपको सुविधा हो, जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड फॉर 3 to 6 मंथ्स। सामान्य अवस्था में क्या होता है, यदि कहीं कुछ हार्डशिप आ जाती है, कहीं कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या जैसे आज से 5 साल पहले कोविड आ गया था जिसमें कुछ लोगों की सैलरी कम हो गई थी, कुछ लोगों की नौकरियां रह गई थी, तो उस परिस्थिति में आपको हार्डशिप का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस का 3 से 6 गुना आपको रेडी फंड में रखना चाहिए। उसको इमरजेंसी फंड कहते हैं। अब सवाल ये है कि इमरजेंसी फंड को हम रखें कहाँ।
अपनी सुविधा से रख सकते हैं, सेविंग में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं, लिक्विड फंड में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फंड को बैंक में रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं डेट फंड कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, भरोसा है, भरोसा नहीं है, तो आप सेविंग फंड में ही रखें। लेकिन आज के दिन में सभी बैंकों में ऑटो स्वीप की सुविधा है। ऑटो स्वीप का मतलब कि ये पैसे आपके फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में हो जाएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी सेविंग अकाउंट का रहेगा, यानी जब भी आप चेक काट देंगे पैसे आपको मिल जाएंगे। एफडी जो बनी होगी वो टूट जाएगी अपने आप। एटीएम से पैसे निकालेंगे, पैसे निकल जाएंगे। तो ध्यान रखें, बैंक में रखना हो तो ऑटो स्वीप में रखें। जैसे और ऑटो स्वीप का नाम हर बैंक में अलग अलग है। यदि आप बैंक में बात करेंगे कि हमको ऑटो स्वीप या स्वीप अकाउंट में इस फंड को रखना है, तो आपको बैंक वाले बता देंगे और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं एज ए इमरजेंसी फंड, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन पे, शॉर्ट टाइम पे आपको पैसे कभी भी अवेलेबल हो जाएंगे। तीसरा रूल है कि हाउ मच लोन वी शुड टेक, हमको कितना लोन लेना चाहिए। यानी जैसे होम लोन या कार लोन या कई तरह के लोन आप बैंकों से लिया करते हैं, तो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। हालांकि यदि कहेंगे कि बैंक वाले अपने आप ही डिसाइड कर देंगे, तो फ्रेंड्स 50,000 या 60,000 से अधिक जिसकी तनख्वाह हर मंथ की होती है, बैंक उसको 60 to 70% टेक होम पे का लोन दे देते हैं। लेकिन क्या ये लगता है कि यदि आपके 60,000 की तनख्वाह है और 42,000 या 45,000 रुपये आप ईएमआई में दे रहे हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग पैसे बचेंगे उससे अपनी ज़िंदगी ठीक ढंग से व्यतीत कर पाएंगे? तो इसके लिए एक बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स हैं कि आप उतना ही लोन लें जिसकी ईएमआई आपके टेक होम पे से 40% से अधिक ना बने। ये सारे लोन मिला के इतनी ईएमआई होनी चाहिए। और ये ईएमआई कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप रिपेमेंट पीरियड कितना रखना चाहते हैं। बिकॉज कि जो आपकी नीड है उसको आप कम नहीं कर सकते, जो बैंक का इंटरेस्ट है उसको कम नहीं कर सकते। आपके पास एक ही ऑप्शन है, और जो ईएमआई है 40% से अधिक नहीं कर सकते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि रिपेमेंट शेड्यूल का चार्ट देखें और देखें कि आपके टेक होम पे से अप टू मैक्सिमम 40% ईएमआई कितने रिपेमेंट शेड्यूल, यानी कब तक पैसे वापस करेंगे, उस पीरियड के लिए आप उससे लोन ले। तो ध्यान रखें, किसी भी हालत में सभी लोन मिला के जो टोटल ईएमआई हो वो आपके टेक होम पे से 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला रूल है इंश्योर बिफोर इन्वेस्ट, यानी इन्वेस्ट करने के पहले इंश्योरेंस जरूर करें। और ये इंश्योरेंस आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है और लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। दोनों ही इंश्योरेंस इन्वेस्ट करने के पहले करना जरूरी है। बिकॉज कि कभी यदि आपके पास हेल्थ इमरजेंसी आ जाए या खुदा न खास्ते कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको या आपके परिवार को हार्डशिप का सामना ना करना पड़े। अब सवाल ये होता है कि यदि लाइफ इंश्योरेंस कराने की बातें हम कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंट क्या होना चाहिए। तो सामान्य तौर पर जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उस फंडामेंटल्स के हिसाब से कहा जाता है कि जो आपका एनुअल एक्सपेंसेस हैं उसके 20 गुना इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए। यानी जिसके 10 लाख एनुअल एक्सपेंसेस हैं उसको 2 करोड़ की कम से कम इंश्योरेंस करानी चाहिए। अब सवाल ये है कि 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस सामान्य तौर पे लोग समझते हैं कि यदि आपकी उम्र 30 साल है तो काफ़ी अधिक प्रीमियम हो जाएंगे, वो प्रीमियम आप चुका नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखें, लाइफ इंश्योरेंस कहने का मतलब केवल आप टर्म इंश्योरेंस कराएं, एंडेनमेंट पॉलिसी कभी ना कराएं। 5वां रूल है 100 माइनस एज। ये आपको सुन के बड़े अजीब लगता होगा, यदि आपने पहले सुना होगा तो अजीब नहीं लगता होगा, लेकिन यदि पहली बार सुन रहे हो आपको लगता होगा ये कौन सा रूल है। ये बेसिक फंडामेंटल्स है। इस फंडामेंटल्स के हिसाब से कहा यह जाता है कि जितनी आपकी एज है उस एज को 100 में से माइनस कर दें, जो फिगर आता है उतना परसेंट टोटल फंड का इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी उम्र 30 साल की है और 10 लाख का कॉर्पस यदि आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कितने 10 लाख में से कितने आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने डेट में करना चाहिए। तो इस हिसाब से 10 लाख का आपकी उम्र 30 साल है, यानी 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, यानी 70% जो 10 लाख का है वो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी 7 लाख रुपए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक बेसिक फंडामेंटल्स है। हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि 70% से 71 ना हो, 72 ना हो, 55 ना हो, 65 ना हो। ये सब डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटस पे। यदि आपको कोई लायबिलिटी नहीं है तो हो सकता है कि 70 के बदले 80% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यदि आप लायबिलिटी से बर्डन्ड हैं तो हो सकता है कि 70% के बदले 60% या 50% ही इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स यही हैं कि जितनी आपकी उम्र है उस उम्र को 100 में से माइनस कर दें और उतना परसेंट टोटल कॉर्पस का आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7वां रूल है
इंक्रीज सेविंग एट एवरी पे हाइक, हर पे हाइक पे आप सेविंग को बढ़ा दें या इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें। जो नॉर्मल पे हाइक होते हैं वो एनुअल इंक्रीमेंट मिलते हैं। मान लीजिए यदि आपको 10% एनुअल हाइक मिलता है तो कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट में उसका 50% आप जरूर सेव कर लें। यानी यदि आपको 10,000 रुपये की मंथली पे हाइक मिली तो उसमें से 5,000 रुपये की कम से कम सेविंग आप बढ़ा दें। हालांकि ये फिर मैं बताता हूं कि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की फाइनेंशियल स्टेटस पे। हो सकता है कि आप 60%, 70% या 100% ही आप सेविंग को बढ़ा दें, लेकिन कम से कम उसके 50% आपको बढ़ाना चाहिए। हमारा रूल है फर्स्ट वीक रूल, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन्वेस्ट फर्स्ट स्पेंड लेटर। सीधे शब्दों में यदि ट्रांसलेट करूं तो हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तनख्वाह मिली पहले वो खर्च करते हैं और उसके बाद जो बचता है वो लास्ट वीक में उसको इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जिनका डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, वो जब तनख्वाह मिलती है तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कितना इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्ट कर देते हैं, बाकी जो बचते हैं उसको पूरे महीने उसी से खर्च चलाते हैं। इसी को कहते हैं फर्स्ट वीक रूल या इन्वेस्ट फर्स्ट स्पेंड लेटर। पहले आप इन्वेस्ट कर लें, उसके बाद जो बचे उस पर हैं उसे खर्च करें। तो पहले इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी है कि यदि आप एसआईपी या कुछ और इस तरह का रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसकी डेट जो है, जिस दिन सैलरी मिलती है उसको दूसरे या तीसरे दिन लगा दें, सो दैट जैसे सैलरी मिलेगी आपको उसको दूसरे या तीसरे दिन आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। यदि आपने लास्ट वीक का लगाया तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, टेम्पटेशन होता है कि अरे खाते में पैसे हैं, शायद हो सकता है कि लास्ट वीक आते आते उसमें से कुछ पैसे खर्च हो जाएं। फर्स्ट वीक फॉलो करना एक बेहतरीन तरीका है पर्सनल फाइनेंस का। अभी तक जो भी रूल बताए हमने वो सारे रूल अप्लीकेबल हैं जब तक आपकी एक्टिव सर्विस है। लेकिन जनाब, यदि आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस इनकम में किसी भी प्रोफेशन में हैं तो कभी न कभी रिटायर करना पड़ेगा जब आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी। उस परिस्थिति में आप चाहते हैं कि जब एक्टिव इनकम बंद हो जाए उसके बाद भी हमें कोई पैसिव इनकम मिलता रहे, सो दैट कि बाकी की ज़िंदगी आप ठीक ढंग से व्यतीत कर सकें। और उसके लिए एक रूल है रिटायरमेंट रूल। रिटायरमेंट रूल में ये कहा जाता है कि आप रिटायरमेंट तब लें, या यूँ कह लें रिटायरमेंट के टाइम में आपके इतने पैसे होने चाहिए जिसको आप सेविंग फंड में जो आप जमा कर दें तो उसके ब्याज इतना होना चाहिए कि जो आज आपका एनुअल एक्सपेंसेस है वो पूरे हो जाए। उदाहरण के तौर पे आज के दिन यदि आपका 6 लाख एनुअल एक्सपेंसेस है और सेविंग का ब्याज दर 4% है, 6 लाख रुपए प्रति एनम हर वर्ष कमाने के लिए आपको 1.5 करोड़ यानी अपने एनुअल एक्सपेंसेस का 25 गुना 25x के बराबर पैसे जमा करने पड़ेंगे। हालांकि 4% शायद आपको सेविंग के ब्याज ना मिले। यदि आपको 3% की सेविंग पे ब्याज है तो 3% के हिसाब से आपको 6 लाख रुपए मिलेंगे तब, जबकि आप 2 करोड़ रुपए अपने सेविंग फंड में जमा कर लें, यानी ये करीब 33x के बराबर होता है। तो सीधे साफ शब्दों में कह लें कि यदि 4% सेविंग की दर है तो आपको 25x यानी जो आपका एनुअल एक्सपेंसेस है उसका 25 गुना, और यदि 3% ब्याज की दर है तो 33 गुना जो आपका एनुअल एक्सपेंसेस है वो जब पैसे हो जाए तब आप रिटायरमेंट लें। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो कैलकुलेशंस हैं ये नॉर्मल कोर्स ऑफ में जो रिटायरमेंट होते हैं, यानी 60 साल 62 साल जो रिटायर होते हैं, बिकॉज उसके बाद उनकी लाइफ का स्पैन कम बच जाता है तो उसके लिए अप्लीकेबल है। लेकिन जो यंगस्टर, जैसे आज के दिनों में एक प्रथा चल गई है, कस्टम हो गया है कि हम अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे 55 साल में, 50 साल में, 45 साल में। यदि आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं निश्चित रूप से इसी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको एक्सपेंड कर लें, बिकॉज आपकी लाइफ स्पैन रिटायरमेंट के बाद अधिक होगी। फ्रेंड्स, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, ना ही इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे। यदि मेरे विचारों से आप सहमत हैं कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें, लेकिन असहमति का कारण भी जरूर बताएं। इसके साथ साथ ही इसके अलावा और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ये पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।